बिश्नोई आपके सामने विज्ञान से जुड़े हुए इस सनराइज शिक्षा समूह के माध्यम से कुछ टॉपिक लेकर पुनः हाजिर हुआ हूँ। आपका पिछला प्यार सराहनीय योग्य है, वैसा ही प्यार आगे बना रहेगा मुझे उम्मीद है, और हमारा सनराइज शिक्षा समूह आपसे यही आशा रखता है। कमेंट बॉक्स में अत्यधिक मांग के कारण छात्रों ने जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके भी कमेंट आए, मेरे पास कुछ पर्सनली आए। उन्होंने कहा कि शरीर के बारे में कुछ जानकारी जुटाई जाए जो 10th क्लास में भी काम आएगी, 8th 9th में भी काम आती है, 11th 12th में भी है और कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आप सभी की मांगों को ध्यान में रखते हुए शरीर के अंदर जितने भी तंत्र हैं उन तंत्रों की जानकारी विशेष रूप से आपको मैं हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनना कि तंत्र क्या होते हैं, शरीर के अंदर तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, और काम करते हैं तो काम करने के लिए उनके पीछे किस प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो समझने की पूरी कोशिश करना। सबसे पहले मैं आपके सामने शरीर के अंदर जितने भी तंत्र हैं उनके मुख्य रूप से नाम बताना चाहता हूं। पहला हमारा पाचन तंत्र, नाम सुना होगा। पहला कौन सा है? पाचन तंत्र। दूसरा हमारा श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। तीसरा उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। चौथा हमारा तंत्रिका तंत्र। चौथा कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। पांचवा हमारा परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। छठा हमारा कंकाल तंत्र। छठा कौन सा है? कंकाल तंत्र। सातवां हमारा अंतःस्रावी तंत्र। सातवां कौन सा है? अंतःस्रावी तंत्र। आठवां हमारा प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र। और नौवां है पेशी तंत्र, पेशी तंत्र। प्रत्येक के अंदर डिटेल के बारे में पढ़ाया जाएगा। पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन क्या होता है, तंत्र क्या होता है, संरचना किस प्रकार होती है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र, पेशी तंत्र, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी आपको इस सनराइज शिक्षा समूह के माध्यम से बताई जाएगी। पहला हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले हम तंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि तंत्र क्या होता है और शरीर का निर्माण किस प्रकार होता है। शरीर का निर्माण अगर हो जाएगा कि भाई किस प्रकार हो गया, हमें पता है कि भाई शरीर का निर्माण इतने अंगों से मिलकर बनता है, उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा टॉपिक पाचन तंत्र। ये पाचन तंत्र पूरा होते ही आगे चलते रहेंगे और ये सारे के सारे तंत्र ध्यान रखना सभी के लिए जो तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं की कर रहे हैं और 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर विद्यार्थी 11th 12th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। अब मैं आपके सामने पहले तंत्र के बारे में बता देता हूं कि तंत्र क्या होता है। तंत्र से पहले शरीर की संरचना का निर्माण किस प्रकार होता है, ध्यान से देखना। शरीर में अनेकों कोशिकाएं होती है, शरीर में अनेकों कोशिकाएं होती है। एक दिन आपको कोशिका के बारे में विस्तृत जानकारी बताई जाएगी, उसके बाद ऊतकों के बारे में भी बताई जाएगी और तंत्र अभी हमारा टॉपिक चल रहा है। तो अनेक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है शरीर में? ऊतकों का। जो एक समान कार्य करती है वो कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ऊतकों का। अनेक प्रकार के ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। और अनेक प्रकार के अंग बनते हैं, आपस में मिलते हैं समान कार्य करने वाले, तो अंग तंत्र बनता है। और अनेक प्रकार के अंग तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं, यानी एक शरीर का निर्माण करते
हैं। तो शरीर का निर्माण किस प्रकार होता है पता है आपको। अनेक कोशिकाएं मिलती है, ऊतक का निर्माण होता है। अनेक ऊतक मिलते हैं, अंग का निर्माण होता है। अनेक अंग मिलते हैं, अंग तंत्र का निर्माण होता है। अनेक अंग तंत्र मिलते हैं, एक जीव का निर्माण होता है, एक शरीर का निर्माण होता है। तो ये शरीर की बात हो गई, शरीर का निर्माण किस प्रकार होता है। यानी सीधी सी बात है, अनेक तंत्रों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। और तंत्र का मतलब क्या होता है, वे अंग जो शरीर में एक साथ जुड़कर सामूहिक रूप से काम करते हैं। तो समान क्रिया से साथ में काम करने वाले अंग क्या कहलाते हैं, तंत्र कहलाते हैं। यानी इनका कार्य क्या होता है, तंत्रों का एक समान होता है। यानी आपने पढ़ा अनेक अंग तंत्र मिलते हैं तो तंत्र का निर्माण होता है। तो अनेक अंग आपस में मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, जो सामूहिक रूप से काम करते हैं, एक समान काम करते हैं, उसे हम तंत्र कहते हैं। इन तंत्रों के माध्यम से शरीर और तंत्र आपको पता चल गया। अब तंत्रों में हमारा जो मुख्य टॉपिक है, पहला टॉपिक है, मैंने अभी 9 तंत्रों के नाम बताए, उसमें हमारा पहला टॉपिक है पाचन तंत्र। इस पाचन तंत्र की हम विस्तार से व्याख्या करेंगे, सरल तरीके से करेंगे। 10th क्लास के विद्यार्थी आराम से समझ सकते हैं और बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, पाचन तंत्र की सचित्र व्याख्या कीजिए। तो सचित्र व्याख्या में चित्र बनाएंगे। अभी हम किस प्रकार होता है, चित्र बिल्कुल सिंपल है, आराम से बना पाओगे आप अगर ध्यान से सुनोगे पढ़ोगे। और पाचन तंत्र किस प्रकार से शरीर में काम करता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी आपको मिलेगी। अब मानव पाचन तंत्र के अंदर पाचन क्या होता है, पाचन क्या होता है, मैंने अभी तंत्र की परिभाषा बताई, समान कार्य करने वाले अंग, समान कार्य करने वाले अंग आपस में जुड़कर काम करते हैं, जिसे तंत्र कहते हैं। मानव आपको पता है एक जीव है, मनुष्य है। अब बात करते हैं पाचन की। पाचन में क्या होता है, हम जो भी भोजन खाते हैं, खाद्य पदार्थ खाते हैं ना, हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं जो जटिल रूप में होते हैं, किस रूप में होते हैं, जटिल रूप में होते हैं, ये शरीर के अंदर जाकर जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। जटिल रूप में होते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और सरल रूप में टूट जाते हैं। जटिल अणु अगर जल के साथ अभिक्रिया कर सरल रूप में टूट जाते हैं तो ये सरल रूप शरीर में एक प्रकार से पाचन का काम करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब अगली बात करते हैं, पाचन तंत्र शरीर के अंदर किस प्रकार की संरचना होती है। तो मानव पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं। मानव पाचन तंत्र के अंदर डायग्राम बनाते हैं कि किस प्रकार शरीर के अंदर हम भोजन खाते हैं और भोजन खाने के बाद शरीर के अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद किस प्रकार शरीर के अंदर पचता है, कहाँ पचता है, कहाँ ज्यादा पचता है, कहाँ कौन से एंजाइम काम करते हैं, कहाँ कौन से एंजाइम काम नहीं करते हैं, उसके ऊपर हम पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के माध्यम से समझा आसानी से जा सकता है, क्योंकि विज्ञान में ध्यान रखना, हमेशा कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें अगर आपने डायग्राम बनाना और डायग्राम के बारे में सीख लिया तो उसकी व्याख्या करना अति सिंपल हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा आता है, पाचन तंत्र की सचित्र व्याख्या कीजिए। और 10th, 8th और 9th के विद्यार्थी ध्यान रखें, जिसमें सचित्र आता है, प्रश्न में सचित्र शब्द आ गया तो सचित्र में ध्यान रखना, सबसे पहले आपको जब उत्तर लिखते हो तो चित्र बनाना अति आवश्यक है। और अगर सचित्र नहीं आता है और केवल यदि आप पाचन तंत्र की व्याख्या कीजिए तो भी आपको चित्र बनाना है, क्योंकि चित्र बनाने के बाद व्याख्या करने में आसानी होती है। किस प्रकार होती है देखिए, पहले हम डायग्राम बनाते हैं, अब पाचन तंत्र का हम चित्र बनाते हैं। ध्यान रखना किस प्रकार मनुष्य शरीर में पाचन तंत्र व्यवस्थित होता है।
साथ में ध्यान रखना, बनाने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के विज्ञान कुछ नहीं मानती है। चाहे आपने कार्बन वाला पाठ किया, चाहे परमाणु वाला पाठ किया, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो विज्ञान समझ में आने वाली नहीं है, ये ध्यान रखना। इस प्रकार की जो शरीर के अंदर ये आंतें हैं, आंतें क्या होती है इसके बारे में हम टिप्पणी करेंगे। आंतें शरीर के अंदर पाचन तंत्र में भी भूमिका निभाती है। ये हमारा आमाशय होता है, ध्यान रखना। अब नामकरण, विज्ञान में ये ध्यान रखना, नामकरण अति आवश्यक होता है। नामकरण के बिना किसी भी प्रकार की कोई संरचना हम नहीं बना सकते, और अगर संरचना बना लेंगे तो नामकरण के बिना वो अधूरी मानी जाती है। ये मनुष्य का पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र के अंदर ये संरचना हमारे शरीर के अंदर होती है। ये सबसे पहले ऊपरी संरचना है जो मुख गुहा कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख गुहा कहलाती है। ये भाग ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। ये भाग ग्रास नली कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रास नली कहलाता है। ये आमाशय कहलाता है। आमाशय, आमाशय का मतलब जिसको मारवाड़ी के अंदर कहते हैं पेट। शरीर के अंदर हम जो ही भोजन खाते हैं तो अंदर चला जाता है। भोजन अनेक प्रक्रियाओं, अनेक माध्यमों से गुजरता है, और हम सोचते हैं कि अंदर की जो ये आंतरिक पूरी संरचना है ये पेट है। वो पेट नहीं होता है। पेट विज्ञान में आमाशय शब्द को कहते हैं, जिसको स्टोमच कहते हैं इंग्लिश के अंदर। क्या कहते हैं? स्टोमच कहते हैं। स्टोमच के बाद में ये अग्नाशय की संरचना है। अग्नाशय, ये बाहर वाली बड़ी आंत, बाहर वाली बड़ी आंत। आंतरिक जो संरचना आपको दिख रही है वो छोटी आंत। वो कौन सी है? छोटी आंत है। ये हमारा यकृत है, जो एक प्रकार की ग्रंथि भी है, बाद में बताया जाएगा। यकृत के बाद में एक पित्ताशय है। आंतरिक संरचना यकृत के अंदर दिख रहा है आपको, वो पित्ताशय वाला भाग है, और यहां से जो से यकृत और पित्ताशय जुड़ा हुआ है वो पित्त नली कहलाती है। क्या कहलाती है? पित्त नली कहलाती है। और यहां पर एक छोटी सी संरचना होती है जिसको कहते हैं कृमि रूपी परिशेषिका। कृमि रूपी परिशेषिका। और ये गुदा द्वार, क्या होता है? गुदा द्वार, या इसको मल द्वार भी कह सकते हैं। मानव पाचन तंत्र में 10th क्लास में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमेशा ध्यान रखना, डिवाइडेशन होता है, चित्र के अलग नंबर मिलते हैं, व्याख्या के अलग नंबर मिलते हैं। और अगर इस प्रकार का आपने डायग्राम बना दिया तो अब पढ़ने में और इसकी व्याख्या करने में आसानी होगी। किस प्रकार होगी अभी बताएंगे। तो इस प्रकार की संरचना बनानी है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, बराबर गोलाई के अंदर लेना, इस प्रकार मत लेना त्रिकोण त्रिभुजाकार आकृति के अंदर। मुख गुहा हो गई, ग्रसनी हो गई, ग्रास नली, ये आमाशय। आमाशय में मैंने एक HCl लिखा। HCl का मतलब होता है, कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अग्नाशय, बड़ी आंत, गुदा द्वार, परिशेषिका, कृमि रूपी परिशेषिका आपने सुना होगा, अपेंडिक्स होती है जो नलिका शरीर के अंदर पड़ी हुई है परिशेषिका अवशेष के रूप में, जो कभी भी अगर दर्द करती है, किसी काम की नहीं है अपेंडिक्स, जिसको हमेशा अवशेषी अंग के रूप में माना गया है। बड़ी आंत, छोटी आंत, पित्तनली, पित्ताशय, यकृत, ये सारे के सारे अंग मिलकर पाचन तंत्र में भाग लेते हैं। ये मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आपके सामने है। प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के बाद अगर क्रम से करोगे, मुख गुहा के बाद ग्रसनी और ग्रसनी के बाद ग्रास नली है, अगर उल्टा भी हो जाता है तो पूरा का पूरा जो आपकी व्याख्या करोगे वो गलत हो जाएगी। ऐसा आपको नहीं करना है। अब चित्र के आधार पर हम आपको बताते हैं किस प्रकार की व्याख्या करनी है और किस प्रकार व्याख्या में आसानी रहती है। अब मैंने अपने मन से व्याख्या करने के लिए जो भोजन खाते हैं, खाद्य पदार्थ, वो शरीर में किन किन अंगों में चलता है, यानी क्रम से, पहले मुख गुहा में है, फिर किस में जाएगा? ग्रसनी में जाएगा। तो क्रम याद रखने के लिए मैंने अपने मन से एक आरेख बनाया है। ये मैंने इसको मान लिया खाद्य पदार्थ। क्या मान लिया? खाद्य पदार्थ। हम जो भी खाते हैं ये खाद्य पदार्थ है, हमारा भोजन है।
ये सबसे पहले मुख गुहा में जाएगा। कहां जाएगा? मुख गुहा में जाएगा। मुख गुहा में जाने के बाद ये आगे धकेल देगी ग्रसनी के अंदर। किसके अंदर? ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी के बाद ये भोजन जाएगा ग्रास नली में। कहां जाएगा? ग्रास नली में। ग्रास नली में जाने के बाद ये भोजन जाएगा आमाशय में। कहां जाएगा? आमाशय में। आमाशय में ये भोजन जाने के बाद जाएगा कहां? छोटी आंत में। नाम छोटा, लेकिन आगे पढ़ेंगे बहुत लंबी होती है। छोटी आंत के बाद कहां जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। कहां जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत के द्वारा मल द्वारा अपशिष्ट पदार्थ निष्कासित कर दिए जाते हैं और इसको मैं आहार नली कह सकता हूं। आहार नली भी कह सकते हैं। अब छात्रों की समझ में आसानी से आए उसके लिए मैंने ये आरेख बनाया है। और ये आरेख बनाने के बाद अगर मानव पाचन तंत्र की आप व्याख्या पढ़ रहे हो और डायग्राम बनाना आपने सीख लिया और ये इस प्रकार का आरेख सीख लिया, और आरेख का मतलब हो गया खाद्य पदार्थ पहले मुख गुहा में, ग्रसनी में, फिर ग्रास नली में, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में और अंत में शरीर से मल द्वार द्वारा, गुदा द्वार द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित कर दिया जाता है। और आहार नली की परिभाषा कई बार 1 नंबर का पूछ लेते हैं। आहार नली, आहार का मतलब होता है भोजन। क्या होता है? भोजन। और जहां जहां भोजन जाता है यानी आहार, पाचन तंत्र के अंदर जितने भी अंग काम में होते हैं, पाचन तंत्र में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर आहार नली का निर्माण करते हैं। 1 2 3 4 काफी अंग है, ये सारे अंग मिलकर, तो पाचन में भाग लेने वाले सभी अंग आहार नली का निर्माण करते हैं। अब हम अलग अलग भागों का आहार नली के अंदर जितने भी अंग हैं प्रत्येक की डिटेल से व्याख्या करेंगे। पहले पढ़ेंगे हम मुख गुहा के बारे में कि मुख गुहा क्या होती है और पाचन में इसका क्या योगदान है। यहाँ से अब एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सिद्ध होंगे। एक ध्यान रखना, पाचन तंत्र में 2 प्रकार के काम आते हैं। एक तो आहार नली, ये भाग लेती है पाचन तंत्र में, और एक होती है पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां, आहार नली का मतलब प्रत्येक अंगों के बारे में, जितने भी अंग मिलते हैं पाचन में भाग लेते हैं वो आहार नली का निर्माण करते हैं। आहार नली के प्रत्येक अंग के बारे में पढ़ेंगे और जो ही आहार नली हमारी पूरी होगी अगले वीडियो के अंदर पाचन ग्रंथियों का भी वर्णन किया जाएगा, आपके सामने व्याख्या की जाएगी जो इंपॉर्टेंट है, और साथ में कई ग्रंथियां हैं जो आहार नली में भी आएगी, उसका विवरण भी आपको बताया जाएगा। तो आहार नली में भाग लेने वाले जो प्रथम अंग है वो है हमारा मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा कौन सी होती है? देखो, जो हम भोजन हाथ में लेते हैं, लेने के बाद जो ही शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं तो 2 मांसल संरचना आपको दिखती है जिनको हम होठ कहते हैं। क्या कहते हैं? होठ कहते हैं। और होठों की आंतरिक संरचना होती है वो मुख गुहा कहलाती है। तो आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा कहलाता है। पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया? आहार नाल का पहला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा कहलाता है। और मुख गुहा का जो ऊपरी भाग है, मुख गुहा मैंने बताया मांसल संरचना होठ है, होठ के अंदर मुख गुहा का ऊपरी भाग तालु कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मुख गुहा का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। अगला, मुख गुहा के अंदर ध्यान रखना एक जीभ होती है और दांत होते हैं। कितने? 32 वयस्क के अंदर जीभ, दांत। जीभ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित करती है। टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित करती है जो
भोजन को मुख गुहा में लेते ही स्टार्च होता है उसका पाचन करती है। और स्टार्च का मतलब मंड, और मंड का मतलब जो अनाज खाते हैं, चावल खाते हैं, भोजन खाते हैं, मुंह के अंदर जाने के बाद मंड जैसी संरचना स्टार्च बनता है। तो स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन नामक एंजाइम के द्वारा। और टाइलिन नामक एंजाइम को स्रावित कौन करता है? जीभ करती है। कौन करता है? जीभ करती है। उसके बाद देखो जीभ के ऊपर मांसल संरचना होती है। कैसी होती है? मांसल संरचना, जिसको हम कह सकते हैं उपास्थि। जीभ खुद है वो एक प्रकार की मांसल संरचना है। और मांसल उपास्थि का मतलब जिसमें हड्डी नहीं होती है वो शरीर का अंग क्या कहलाता है? उपास्थि कहलाता है। उसके बाद जो जीभ की संरचना होती है, जीभ की संरचना में ऊपर छोटी छोटी आप देखना कलिकाएं होती है। क्या होती है? कलिकाएं होती है। और इन कलिकाओं को कहते हैं स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं। जो हम भोजन खाते हैं, भोजन का पता चल जाता है ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, किस प्रकार का है। हम ज्यों ही मुख गुहा में अंदर भोजन को प्रवेश करवाते हैं तो आपकी जीभ पता कर देती है कि ये स्वाद मीठा है, ये खट्टा है या ये कड़वा है। जीभ के 3 भाग। कितने भाग हैं? 3 भाग। एक अग्र भाग, एक मध्य भाग और नंबर 3 पश्च भाग। जीभ के कितने भाग? 3 भाग। अग्र भाग होता है वो हमेशा मीठे स्वाद का पता लगाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जीभ का अग्र भाग मीठे स्वाद का पता लगाता है। और पश्च भाग पहले बता देता हूं, खट्टे स्वाद का कड़ू जो अनुभव होता है वो करवाता है। और मध्य भाग कड़वे स्वाद का अनुभव करवाता है। जीभ 3 भागों में बटी हुई, अग्र, मध्य, पश्च। स्वाद का पता लगाने वाली मांसल संरचना उपास्थि। अगर पूछ ले शरीर में उपस्थित किन्हीं उपास्थि अंगों के नाम लिखिए तो उपास्थि अंगों में, उपास्थि का मतलब जिसमें हड्डी नहीं होती है, और उपास्थि अंगों में हम क्या लिख देंगे? जीभ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? जीभ लिख देंगे। जीभ कौन सा एंजाइम स्रावित करती है? टाइलिन नामक। टाइलिन का काम क्या है? मुंह के अंदर स्टार्च का पाचन करना। 3 भागों में अग्र भाग मीठे स्वाद का पता लगाती है, मध्य भाग कड़वे स्वाद का पता लगाती है और पश्च भाग खट्टे स्वाद का पता लगाती है। अब जीभ के कार्य। जीभ के कार्य। जीभ के कार्यों में पहला कार्य भोजन को निगलना। भोजन को निगलना। निगलने का मतलब भोजन को मुख गुहा से आगे भेजना, ग्रसनी के अंदर भेजना। उसके बाद भोजन को कोमल या लसलसा बनाना। भोजन को कैसा बनाना? लसलसा बनाना। जो जीभ होती है वो लार निकालती है और लार क्या करती है? भोजन को लसलसा या कोमल बनाती है। उस लाल को लाला रस भी कहते हैं। लार को क्या कहते हैं? लाला रस भी कहते हैं। और जीभ के कार्य हो गए। जीभ के बाद मुख गुहा में मैंने बताया था दांत होते हैं और दांतों का एक ही कार्य है भोजन को काटना। भोजन को काटना। और काटते कैसे हैं? जटिल अंगों में होता है। इन जटिल अंगों को सरल अंगों में तोड़ने का काम कौन करते हैं? दांत करते हैं। तो मुख गुहा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। मुख गुहा में ध्यान रखना, हमें व्याख्या करनी है। एक तो जीभ के बारे में और एक करनी है दांत के बारे में। जीभ क्या होती है? स्वाद का पता लगाती है। तो मध्य भाग किसका पता लगाता है? पश्च भाग किसका लगाता है? कितने भागों में बटी हुई है? जीभ किस प्रकार की संरचना है? एक मांसल संरचना है। कौन सा एंजाइम स्रावित करती है? और अगर टाइलिन एंजाइम स्रावित करती है तो उसका कार्य क्या है? ये मुख गुहा के बारे में आपको पढ़ना है। और पहले जो आरेख बनाया था उसमें अब क्या होता है? जीभ के द्वारा भोजन लसलसा बनकर निगलना का मतलब किसमें चला गया है? ग्रसनी में चला गया। अब भोजन यहाँ से कहाँ आ गया? ग्रसनी के अंदर आ गया। तो अब हम व्याख्या किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रसनी के बारे में व्याख्या करेंगे। अब हमारा दूसरा जो भाग है आहार नलिका वो है ग्रसनी। क्या है?
ग्रसनी। अब पहली लाइन हम क्या लिखेंगे, मुख गुहा का अंतिम भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। सीधी सी बात है, मुख गुहा का अंतिम भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। इसके ग्रसनी के अंदर दो द्वार होते हैं, दो दरवाजे टाइप तो छोटी छोटी नलिकाएं होती है, जो एक तो ग्रास नली में खुलती है और एक श्वास नली में खुलती है। ग्रास नली में भोजन जाएगा और श्वास नली जो श्वास लेने योग्य होती है वो किस प्रकार इसके अंदर काम करती है। दो प्रकार के द्वार होते हैं, एक का द्वार का नाम है निगल द्वार, क्या नाम है, निगल द्वार, और दूसरे का नाम है कंठ द्वार, दूसरे का क्या नाम है, कंठ द्वार। निगल द्वार का क्या काम है, ये निगल द्वार भोजन को ग्रास नली में भेजता है, यानी ग्रसनी निगल द्वार के द्वारा किससे जुड़ी रहती है, ग्रास नली से जुड़ी रहती है। और कंठ द्वार क्या करता है, कंठ द्वार ग्रास नली को श्वास नली से जोड़ता है। ये हमारी ग्रसनी है, इस ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का काम कंठ द्वार करता है। तो मुख गुहा का अंतिम भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी के अंदर दो द्वार होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार ग्रसनी को ग्रास नली से जोड़े रखता है और श्वास नली और ग्रसनी आपस में जुड़ी रहती है, उसको कहते हैं कंठ द्वार। अब आगे जो कंठ द्वार है, एक उपास्थि नुमा इस प्रकार की एक संरचना होती है जो ढक्कन का कार्य करती है। किसमें होता है, कंठ द्वार के आगे एक ढक्कन होता है जो उपास्थि का बना होता है। इस ढक्कन को हम गांठी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं, एपिग्लोटिस ढक्कन भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो कंठ द्वार है उसका अगला भाग एक उपास्थि का बना होता है, इस प्रकार की एक संरचना होती है। यह संरचना ढक्कन कहलाती है, जिसको गांठी ढक्कन भी कहा जाता है और एपिग्लोटिस ढक्कन भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है एपिग्लोटिस ढक्कन कहाँ स्थित होता है, ग्रसनी के कंठ द्वार पर स्थित होता है। और कंठ द्वार का क्या काम है, ग्रसनी को श्वास नली से आपस में जोड़े रखता है। निगल द्वार ग्रसनी को ग्रास नली में जोड़ता है। अब जो आपने एपिग्लोटिस ढक्कन का नाम सुना और पढ़ा, ये एपिग्लोटिस ढक्कन क्या करता है, श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है। श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है। तो एपिग्लोटिस ढक्कन का कार्य भी कई बार पूछा जाता है। ग्रसनी है, ग्रस नली पर यहाँ पर दो नलिकाएं जुड़ी रहती है, ग्रसनी और ग्रास नली के बीच में यहाँ दो संरचनाएं होती है। इन दो संरचनाओं में एक का नाम है निगल द्वार और एक का नाम है कंठ द्वार। निगल द्वार ग्रसनी से जुड़ा रहता है और कंठ द्वार श्वास नली से जुड़ा रहता है। अब यहाँ पर एक ढक्कन लगा रहता है कंठ द्वार के ऊपर। क्यों लगा रहता है, क्योंकि यहाँ से जो ही भोजन आएगा तो इस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का काम करता है। उस ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिस ढक्कन। कौन सा नाम है, एपिग्लोटिस। हम कई बार भोजन करते हैं तो आपको पता होगा, भोजन करते समय एपिग्लोटिस ढक्कन अगर व्यस्त होता है तो भोजन जल्दबाजी के अंदर श्वास नली में प्रवेश कर जाता है, तो अचानक हमें पानी पीने की आवश्यकता होती है। तो ये ग्रसनी का काम हो गया। ग्रसनी के बाद अब हमारा भोजन जो निगल द्वार है उससे कहां पर आ गया, ग्रास नली में आ गया। कहां पर आ गया, ग्रास नली में आ गया। एक इंपॉर्टेंट लाइन ये ध्यान रखना, ग्रास नली में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। ये लिखने के बाद ग्रास नली के अंदर जो आंतरिक दीवारें हैं, ये आंतरिक दीवारों के अंदर संकुचन और शिथिलन की अवस्था होती है। किसकी अवस्था होती है, शिथिलन और
संकुचन की अवस्था होती है। यानी अगर पाचन नहीं होगा तो यहां से भोजन ग्रसनी से आगे कहां जाएगा, हमारा आमाशय के अंदर जाएगा। और शीतलन और संकुचन, फैलना और सिकुड़ना, अगर भोजन आएगा तो फैलेगा, सिकुड़ेगा, इस प्रकार की घटना होगी। तो ग्रास नली का एक ही काम है, भोजन को आगे आमाशय तक पहुंचाना। ग्रास नली के अंदर संकुचन और शीतलन का कार्य होता है और एक ही काम है, भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। और एक ये इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थी ध्यान दें, वैसा कौन सा शरीर में अंग है जहां पर भोजन का पाचन नहीं होता है, या पूछा जा सकता है क्या ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है, तो हम लिखेंगे ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। उसके बाद हम बात करेंगे आमाशय की। किसकी बात करेंगे, आमाशय की। अब हमारा भोजन, पहले भोजन मुख गुहा में था, ग्रसनी में आया, निगल द्वार द्वारा ग्रास नली में आया, संकुचन शीतलन के द्वारा कहां आ गया, आमाशय में आ गया। अब आमाशय के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ भोजन कितना रुकता है, क्या काम करता है, कितना पाचन यहाँ पर होता है। अब आमाशय का विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आमाशय का ध्यान रखना, पहले तो आकार कैसा होता है, आमाशय का आकार कैसा होता है, पूछा जाता है। आमाशय हमारे शरीर में मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। फिर लंबाई पूछी जा सकती है कि आमाशय की लंबाई कितनी होती है, तो आमाशय की लंबाई ध्यान रखना 30 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 30। प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आमाशय का आकार, मुट्ठी के आकार का, लंबाई 30 सेंटीमीटर। जो ये संरचना आमाशय की है, समझना इस प्रकार की संरचना होती है आमाशय की। HCl। अब ये 3 भागों में बंटा हुआ, आपको पता होगा, एक भाग ये है, एक भाग मध्य वाला है और एक भाग ये है जो आगे जुड़ा हुआ है। इसको कहते हैं कार्डिएक। क्या कहते हैं, कार्डिएक। इसको कहते हैं फुंडिक, फुंडिक। और जो सबसे नीचे वाला भाग है इसको कहते हैं पाइलोरिक। क्या कहते हैं, पाइलोरिक। आमाशय की जो ये संरचना आपको दिख रही है, आमाशय की संरचना 3 भागों से मिलकर बनी है। जो ऊपर वाला भाग है वो कार्डिएक कहलाता है, जो मध्य भाग है अग्र, नंबर 2 मध्य और नंबर 3 पश्च भाग। कार्डिएक, फुंडिक और पाइलोरिक। अगली बात, जो इसके अंदर एक अम्ल होता है, उस अम्ल का नाम HCl है। और HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब आमाशय के अंदर जो आंतरिक संरचना होती है वो थोड़ी धंसी हुई होती है। क्या होती है, धंसी हुई होती है। उस धंसी हुई संरचना के कारण एक ग्रंथि का निर्माण होता है। उस ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि। क्या नाम है, जठर ग्रंथि है। तो जठर ग्रंथि कहां स्थित होती है, पूछा जा सकता है। वो कहां पर स्थित होती है, आमाशय के अंदर स्थित होती है। अब जठर ग्रंथि कितने भागों में बंटी हुई होती है, जठर ग्रंथि मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बनती है। कितने भागों से, 3 भागों से। ध्यान से सुनना, अच्छा टॉपिक है। पहला है आपका श्लेष्मा कोशिका। कौन सी कोशिका, श्लेष्मा कोशिका। श्लेष्मा कोशिका को म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूकस कोशिका भी कह सकते हैं। दूसरी कोशिका है वो है हमारी अम्लजन कोशिका। कौन सी कोशिका, अम्लजन। और तीसरी है वो है जाइमोजीन कोशिका। जाइमोजीन कोशिका। आमाशय की आंतरिक संरचना धसी हुई रहती है। जो धसी हुई संरचना है वो एक जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। जठर ग्रंथि आमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथि 3 भागों से मिलकर बनी हुई है। 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। पहली कोशिका श्लेष्मा कोशिका है, जिसको म्यूकस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी कोशिका अम्लजन कोशिका है और तीसरी कोशिका है जाइमोजीन कोशिका है। तो ये ध्यान रखना, तीनों कोशिकाएं अगर आपस में मिलती है तो एक ग्रंथि का निर्माण होता है। उस ग्रंथि का नाम जठर ग्रंथि है। अब जो जठर ग्रंथि है 3 ग्रंथियों से मैंने बताया मिलकर बनी हुई होती है।
ये तीनों ग्रंथियां मिलकर एक रस स्रावित उत्पन्न करती है। उस रस का नाम जठर रस है। क्या नाम है? जठर रस है। जठर रस के कार्य क्या है? देखो पूछे जाते हैं जठर रस के कार्य। अब आपको पता चल गया होगा जठर रस क्या होता है। जठर रस का मतलब जो जठर ग्रंथि आमाशय में स्थित होती है, 3 ग्रंथियों से मिलकर बनती है। ये तीनों ग्रंथियां अलग अलग प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है, उत्पन्न करती है, और ये तीनों मिलकर एक रस का निर्माण करती है जिसको जठर रस कहते हैं। जठर रस का पहला कार्य क्या होता है? जो अम्लजन कोशिका है वो HCl अम्ल उत्पन्न करेगी। क्या करेगी? HCl अम्ल उत्पन्न करेगी, अम्लजन कोशिका। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था श्लेष्मा ग्रंथि, जठर ग्रंथि श्लेष्मा कोशिका, अम्लजन कोशिका और जाइमोजन कोशिका से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें अम्लजन कोशिका का काम क्या है? HCl को स्रावित करना। जठर रस के दूसरे कार्यों के अंदर श्लेष्मा पदार्थ होता है जिसको म्यूकस कहा जाता है। जो म्यूकस कोशिका होती है वो स्रावित करती है। और नंबर तीसरा है वो है निष्क्रिय पेप्सिनोजन उत्पन्न करती है। रसों के नाम है निष्क्रिय पेप्सिनोजन काम उत्पन्न करती है। तो जठर रस के 3 कार्य हो गए, HCl उत्पन्न करना, श्लेष्मा, म्यूकस और निष्क्रिय पेप्सिनोजन। अब ये क्या करता है? जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन है उसको पेप्सिन में बदलने का काम, पेप्सिन में बदलने का काम कौन करता है? HCl करता है। कौन करता है? HCl करता है। अब भोजन हमने खाया है, आमाशय में आया है, तो वहां पर पाचन हो रहा है, तो प्रोटीन भी तो हमने खाई होगी। दालें खाते हैं उसमें प्रोटीन जाता है। प्रोटीन यहां पर क्या करता है? पेप्टोन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पेप्टोन में बदल जाता है। और पेप्टोन में बदलता कौन है? ये पेप्सिन बदलता है। कौन बदलता है? पेप्सिन बदलता है। तो अब ध्यान रखना, जठर रस के कार्य के बाद में जो ये निष्क्रिय पेप्सिनोजन है इसको क्या करता है? HCl आपस में अभिक्रिया करवाता है और किस में बदल देता है? पेप्सिन में बदल देता है। ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। और एक HCl का काम और है, ये जीवाणु को भी नष्ट करता है। ये जीवाणु को भी क्या करता है? नष्ट करता है। जीवाणु को भी नष्ट करता है। और एक लाइन और इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं, जो श्लेष्म होता है HCl पेप्सिन और आमाशय की दीवार को भी सुरक्षित रखता है। जो श्लेष्म होता है, जो म्यूकस मैंने बताया था, ये क्या करता है? आमाशय की दीवार को सुरक्षित रखने का काम करता है। ये आमाशय है, इस आमाशय की दीवार को सुरक्षित रखने का काम श्लेष्म पदार्थ करता है, या म्यूकस भी कह सकते हैं। तो आमाशय में जठर ग्रंथि 3 कोशिकाओं से मिलकर बनती है, जठर रस स्रावित करती है। जठर रस के कार्य हो गए। अब कार्य में निष्क्रिय जो पेप्सिनोजन है इसको पेप्सिन में बदलने का काम HCl करता है। अब पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन। अब कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम कौन करता है? तो पेप्सिन करता है। और HCl का काम जीवाणु को नष्ट करने का काम श्लेष्म या म्यूकस। अब एक बात और बता देता हूं, शरीर के अंदर जहां कहीं भी दर्द होता है, जब कभी भी दर्द होता है, तो सीधी सी बात है अम्लों की अधिकता के कारण होता है। अम्लों की अधिकता के कारण होता है। हमारा लेसन आएगा अम्ल सार लवण, उसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अम्लों की अधिकता के कारण होता है। जबकि कई बार बच्चे पूछते हैं अगर दर्द ही होता है तो आमाशय के अंदर HCl अम्ल क्यों होता है? तो HCl अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो भोजन को पचाने में भी सहायता करता है, सहायक मुख्य भूमिका निभाता है। बाकी अम्लों के बारे में अम्ल सार और लवण वाला लेसन आएगा, उसके अंदर हम विस्तार से व्याख्या करेंगे। अब जो पदार्थ बनते हैं काइम कहलाते हैं। ये काइम एक छिद्र द्वारा, जिसको पाइलोरिक छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक छिद्र कहते हैं। इस पाइलोरिक छिद्र के द्वारा कहां आ जाते हैं? छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत। अब हम विस्तार से व्याख्या करेंगे किसकी? छोटी आंत की। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना,
बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत है जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर। कई किताबें आपको 6 मीटर बताएगी, कई किताबें 7 मीटर। 1 मीटर की दूरी आपको पता है कितनी होती है? अब बच्चे कई पूछते हैं 7 मीटर लंबी शरीर के अंदर छोटी आंत रहती कहां पर है? तो ये आंतरिक संरचना यहाँ दर्शाई गई है। इस प्रकार लपेटे हुए रहते हैं शरीर के अंदर, आंतें कहते हैं जिसको। तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत होता है। इसकी चौड़ाई ध्यान रखना 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। छोटी आंत चौड़ी कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। अब छोटी आंत 2 भागों से मिलकर बनी होती है। कितने भागों से? 2 भागों से मिलकर बनी होती है। एक होता है अग्रभाग, एक कौन सा होता है? अग्रभाग। और दूसरा होता है शेष भाग। अग्रभाग क्या कहलाता है? ग्रैनी कहलाता है, या इसको पक्वाशय भी कहते हैं, ध्यान रखना, पक्वाशय। और पश्च भाग होता है वो इलियम कहलाता है। क्या कहलाता है? इलियम। छोटी आंत 2 भागों से मिलकर बनती है, अग्रभाग, शेष भाग। अग्रभाग को ग्रैनी कहते हैं, ग्रैनी का दूसरा नाम पक्वाशय होता है, और जो शेष भाग है उसको इलियम के नाम से जाना जाता है। अब ग्रैनी की आकृति कई बार पूछी हुई है, तो यू आकार की होती है। ग्रैनी की आकृति कैसी होती है? यू आकार की। ग्रैनी शरीर के अंदर होती है। जो अग्रभाग होता है, जो आमाशय से खुलता है, वो ग्रैनी कहलाता है, और जो पश्च भाग होता है, शेष भाग होता है, वो इलियम कहलाता है। उसके बाद एक शब्द आता है आंत्र रसांकुर। आंत्र रसांकुर, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आंत्र रसांकुर क्या होता है? इलियम की जो संरचना होती है, इलियम का जो भाग होता है, उसकी दीवार के ऊपर अंगुली नुमा संरचना होती है। जो इलियम है, इलियम का इस प्रकार जो आंतरिक भाग होता है, यहाँ पर अंगुली नुमा संरचना होती है। इस अंगुली नुमा संरचना को क्या कहते हैं? आंत्र रसांकुर कहते हैं। ग्रैनी और आमाशय के मध्य में अग्नाशय पाया जाता है। ये अग्नाशय है, यहाँ पर ग्रैनी और जो छोटी आंत है उसके बीच में कहां पाया जाता है? अग्नाशय। कई बार पूछा जाता है अग्नाशय की स्थिति, अग्नाशय की स्थिति। तो ग्रैनी प्लस आमाशय, यानी ग्रैनी और आमाशय के बीच में क्या होता है? अग्नाशय होता है। अग्नाशय एक ग्रंथि का नाम है, जिसको हम अभी आप पढ़ रहे हैं, पाचन ग्रंथियां पढ़ेंगे, उस टाइम उनका विवरण किया जाएगा। अब आगे बात करें, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटी आंत के अंदर ये यहां बता देता हूं मैं, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। शरीर में सर्वाधिक भोजन का पाचन और अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत में होता है। कहां होता है? छोटी आंत में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है छोटी आंत, प्रतियोगी परीक्षा वाले भाइयों के लिए। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, शरीर में भोजन का जो आहार नली है उसमें सर्वाधिक पाचन कहां होता है? तो नाम छोटा है, लेकिन भोजन को पचाने का सर्वाधिक काम छोटी आंत के अंदर होता है, और अवशोषण का काम भी छोटी आंत ही करती है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, 2 भागों से मिलकर बनी हुई है, अग्रभाग और शेष भाग। अग्रभाग को ग्रैनी या पक्वाशय कहते हैं, शेष भाग को इलियम कहते हैं। ग्रैनी का आकार, आकृति कैसी होती है? यू आकार की होती है, और जो ग्रैनी और आमाशय उसके बीच में अग्नाशय होता है। आंत्र रसांकुर क्या होता है? इलियम के दीवार की भीतरी सतहों पर अंगुली नुमा संरचना होती है, जिसको आंत्र रसांकुर कहते हैं। अब छोटी आंत की बात करें तो 3 भागों से मिलकर बनी हुई है। कितने भागों से? 3 भागों से। पहला है वो ग्रैनी है, कहीं कहीं आपको ग्रैनी लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा भाग है वो है आपका अग्र सुदांत्र, और तीसरा भाग है वो है आपका सुदांत्र। पहला भाग ग्रैनी,
दूसरा भाग अग्र शुदांत्र, तीसरा भाग है शुदांत्र। ग्रहणी का क्या काम है? आमाशय से जुड़ा हुआ सबसे पहला भाग, आमाशय से जुड़ा हुआ जो भाग होता है और जो सबसे छोटा भाग है, यानी आमाशय को और छोटी आंत को आपस में जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है। ऊपर आमाशय, नीचे छोटी आंत, या बीच में जो भाग जुड़ा रहता है वो हमेशा क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है। और एक ये ध्यान रखना, ये ग्रहणी जो रासायनिक पाचन होता है, जैसे प्रोटीन का हमने अभी बताया था किसमें पाचन होता है, उसी प्रकार जो रासायनिक पाचन होता है, रासायनिक पाचन में सर्वाधिक भाग लेने वाला वो भाग है वो है ग्रहणी। तो ग्रहणी का स्थान कहाँ होता है? छोटी आंत और आमाशय को आपस में जोड़े रखती है ग्रहणी, और रासायनिक पाचन में सर्वाधिक जो भाग लेता है वो ग्रहणी का है। अब अग्र शुदांत्र क्या होता है? छोटी आंत का जो मध्य भाग है, क्योंकि आमाशय से जुड़ गया, जो जुड़ा हुआ भाग ग्रहणी कहलाता है, और जो मध्य भाग है वो क्या कहलाता है? अग्र शुदांत्र कहलाता है। अग्र शुदांत्र का क्या कार्य है? जो पाचित रस है, यानी जो ऊपर से रस पचकर आया, भोजन के द्वारा जो रस प्राप्त हुआ शरीर में, उस पाचित रस का अवशोषण कौन करता है? उस पाचित रस का अवशोषण अग्र शुदांत्र में होता है। और इसके अंदर आंत्र कोशिका होती है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आंत्र कोशिका, पाचित रस का अवशोषण हो गया। पाचित रस का अवशोषण होने के बाद आंत्र कोशिका कहाँ स्थित होती है, कई बार पूछा जाता है। तो अगर ऑप्शन में छोटी आंत हो तो सीधी बात लिखनी है छोटी आंत में। अगर छोटी आंत नहीं देकर इस प्रकार के अंगों के नाम दे दें तो आंत्र कोशिका अग्र शुदांत्र में स्थित होती है। अब अगर बात करें शुदांत्र की, तो शुदांत्र में ध्यान रखना अंतिम भाग, शुदांत्र में जो छोटी आंत का लास्ट भाग है वो अंतिम भाग होता है। जिनका अवशोषण अग्र शुदांत्र में नहीं हुआ है उनका अवशोषण कौन करता है? शुदांत्र करता है, शुदांत्र करता है। तो ध्यान रखना, अग्र शुदांत्र में जो पाचित रस है उसका अवशोषण होता है, आंत्र कोशिका अग्र शुदांत्र में पाई जाती है, और शुदांत्र का अंतिम भाग, यानी हम कह सकते हैं कि जो बड़ी आंत को आपस में जोड़े रखता है, बड़ी आंत छोटी आंत आपस में जोड़ती है, उसका नाम है शुदांत्र। मध्य भाग अग्र शुदांत्र, छोटी आंत और आमाशय आपस में जुड़े रहते हैं वो ग्रहणी। पाचित रस का अवशोषण यहाँ हो जाता है, फिर भी अगर बच जाता है जिसका अवशोषण अग्र शुदांत्र नहीं कर पाता है उसका पाचन करता है शुदांत्र। कौन करता है? शुदांत्र। अब हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक आता है बड़ी आंत। अब भोजन और जो पाचित रस होता है वो कहाँ पहुंच गया है? बड़ी आंत के अंदर पहुंच गया है। बड़ी आंत कितना पाचन करती है? आप जो अवशोषित रस होता है उसका। तो एक इंपॉर्टेंट ये बात है, इसमें नाम छोटा है लेकिन लंबाई इसकी ध्यान रखना 6 से 7 मीटर होती है, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, छोटी आंत में मान लेते हैं छोटी लंबाई होती है और बड़ी आंत में बड़ी, लेकिन ये विपरीत होता है। छोटी आंत की लंबाई हमेशा 6 से 7 मीटर होती है। अब बात करते हैं हम बड़ी आंत के बारे में। बात आती है बड़ी आंत की, बड़ी आंत की। इसमें ये ध्यान रखना, कार्य क्या है? जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। ये भी 3 भागों से मिलकर बनती है। याद रखना, पहला भाग अंधनाल या अधांत्र कहलाता है, अंधनाल या अधांत्र कहलाता है। दूसरा भाग बृहदांत्र कहलाता है, दूसरा भाग क्या कहलाता है? बृहदांत्र कहलाता है। और तीसरा भाग मलाशय कहलाता है। बड़ी आंत में एक मुख्य बात ये आती है सामने, हमारे सामने, कि जो भोजन, जो पाचित रस है जो बीच में नहीं पचा है, अवशोषण हुआ ही नहीं है खनिज पदार्थों का, खनिज लवणों का, जल का, तो उनका पाचन किण्वन क्रिया द्वारा होता है। कौन सी क्रिया द्वारा? किण्वन क्रिया द्वारा। तो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है किण्वन क्रिया पाचन में भाग लेती है, लेकिन वो किण्वन क्रिया किस अंग में पूर्ण होती है? बड़ी आंत के अंदर किण्वन क्रिया होती है। और किण्वन क्रिया का मतलब होता है जो जटिल कार्बनिक यौगिक है वो सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटते हैं, और इस किण्वन क्रिया के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, किण्वन क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता
नहीं होती है और किण्वन के द्वारा शराब का निर्माण होता है जिसको हम एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। तो किण्वन क्रिया कहां पूरी होती है? बड़ी आंत के अंदर होती है। किण्वन क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किण्वन क्रिया के द्वारा जो जटिल कार्बनिक यौगिक है वो ऑक्सीजन या सूक्ष्म जीवों की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटता है। अब अंधनाल या अदांत्र क्या होता है? जो हमेशा ध्यान रखना, शुद्धांत्र से जुड़ा हुआ भाग है। शुद्धांत्र से जुड़ा हुआ भाग है। और शुद्धांत्र कौन सा था? छोटी आंत का अंतिम भाग क्या था? हमारा शुद्धांत्र था जो बड़ी आंत को आपस में जोड़े हुए रखता था। अब ये ध्यान रखना, इस अंधनाल और अदांत्र के अंदर अपेंडिक्स होती है। क्या होती है? अपेंडिक्स होती है, जिसको कर्मी रूपी परिशेषिका हमने कहा था। तो शरीर के अंदर जो अवशेषीय अंग है कर्मी रूपी परिशेषिका, वो कहां पर होती है? अंधनाल या अदांत्र में। और अंधनाल और अदांत्र नहीं दिया हुआ हो तो बड़ी आंत में स्थित होती है। तो अपेंडिक्स कहां स्थित होती है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भी कहां होती है? अंधनाल या अदांत्र में स्थित होती है। बृहदांत्र की पाचन में किसी प्रकार की कोई ज्यादा भूमिका नहीं होती है, फिर भी इसकी लंबाई देख लो, कभी अगर प्रतियोगी परीक्षा में काम आए तो 1.3 मीटर लंबी होती है। बृहदांत्र की लंबाई कितनी होती है? 1.3 मीटर। और आकार कैसा होता है बृहदांत्र का? उल्टा यू के समान होता है। उल्टा यू देखा है ना आपने? इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो इस प्रकार की बृहदांत्र की संरचना होती है जिसकी लंबाई 1.3 मीटर होती है। अंधनाल और अदांत्र शुद्धांत्र से जुड़ा हुआ भाग है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कर्मी रूपी परिशेषिका, का मतलब अपेंडिक्स होता है। और नंबर तीसरा भाग जो अंतिम आहार नली का भाग है वो है मलाशय। और इस मलाशय की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखना, मलाशय की लंबाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होती है। और मलाशय क्या करता है? मल द्वार द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निष्कासित करने का कार्य करता है। तो मलाशय का कार्य क्या हो गया? अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करना। पुनः बता देता हूं, बड़ी आंत का कार्य जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। किण्वन क्रिया बड़ी आंत में पूरी होती है। अपेंडिक्स यानी कर्मी रूपी परिशेषिका, हिंदी में कहते हैं अपेंडिक्स को, कर्मी रूपी परिशेषिका बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भी कर्मी रूपी परिशेषिका कहां होती है? अंधनाल में होती है। और अंधनाल शुद्धांत्र से जुड़ा भाग है। बृहदांत्र की लंबाई 1.3 और आकार उल्टा यू। मलाशय की लंबाई 20 सेंटीमीटर। और मलाशय का काम अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निष्कासित करने का है। किण्वन क्रिया के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। किण्वन क्रिया होती क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटते हैं और इस किण्वन के द्वारा शराब और अल्कोहल का निर्माण होता है। अब हमने संपूर्ण पाचन तंत्र की व्याख्या पढ़ी। यहां से भोजन स्टार्ट हुआ था, खाद्य पदार्थ स्टार्ट हुआ था हमारा, धीरे 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 शरीर में चलता हुआ मलाशय तक आया और गुदा द्वार द्वारा शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को निष्कासित कर दिया गया। ये संपूर्ण का संपूर्ण जो प्रक्रिया हमने पढ़ी वो पाचन तंत्र कहलाती है। पाचन तंत्र में आहार नली का काम पूरा हो गया। आहार नली के बाद में भोजन को पचाने में सहायक कई प्रकार की ग्रंथियां हैं। उस कई प्रकार की ग्रंथियों का विवरण हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे, अगले समय करेंगे। आप, मुझे उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि जो 12th तक के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए और कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाचन तंत्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और पाचन ग्रंथियां वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी आगे काम आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी आप लगन और लय के साथ ये पाचन तंत्र आपने पढ़ा है समझ में आया होगा। और अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा लगा समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसका विवरण अगले वीडियो में करूंगा। अगले वीडियो में पाचन तंत्र या पाचन ग्रंथियों के बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको साझा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घरों में रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।